नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा मेरा यूट्यूब चैनल, हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहेंगे, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है मेरा, वो ऑपरेशन सिंदूर रुका है। और सिर्फ 4 दिन में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, उसकी जो खबरें आई है, वो खबरों में पाकिस्तान के नाक में दम हो गया। वो बात मैं मानता हूं। सब जो बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है, दुनिया हिल गई है, इससे पता चलता है। हमारे यहाँ जो विपक्ष है, उनको तो मोदी को हराने के लिए देश हार गया तो भी चलेगा, ये इनकी मेंटेलिटी है। उनको समझाने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जो भारतीय मानते हैं कि इस देश के भविष्य से अपना भविष्य जुड़ा है, ऐसे लोगों को जो सिचुएशन है, माहौल है, वो समझाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको माहौल समझ में आता है, तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करना है, वो आपको पता चलता है। अब देखिए, जिस ढंग से पाकिस्तान खुरापत कर रहा था, उसके बाद उस पर अटैक हो गया। अगर इसके भी बाद अगर अजरबैजान और तुर्किस्तान पाकिस्तान के साथ आ जाते, पाकिस्तान को मदद करते हैं, तो क्या करना है, ये मोदी ने या सरकार ने, भारत सरकार ने किसी को नहीं बताया। लेकिन जो 2, 4, 5, 6 लाख हर छुट्टी में छुट्टी मनाने के लिए तुर्कस्तान जाते थे या अजरबैजान जाते थे, ऐसे लोगों ने, और उनको वहां लेके जाने वाले जो भारतीय टूरिज्म की कंपनियां हैं, उन्होंने अपने आप कुछ निर्णय ले लिए। बहुत सारा, अभी तक जो खबरें आई है पिछले 4, 5 दिन में, उसमें 30 या 40% जो तुर्कस्तान के लिए बुकिंग हुआ था टूरिज्म का, वो कैंसिल किया गया। बहुत सारी हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनी है हमारी, उन्होंने भी साफ कर दिया कि भाई, जो टिकट कैंसिल करेगा उसका जुर्माना नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। जो सेब वगैरह जैसी चीजें खरीदने वाले और यहाँ बेचने वाले हैं, तुर्कस्तान से अच्छे सेब आते हैं, एप्पल, वो खरीदने वाले लोग हैं। और बेचने वाले, फ्रूट का व्यापार करने वाले, उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई नहीं, अगर पाकिस्तान के साथ तुर्कस्तान गया है, तो उसके तुर्कस्तान से कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ फिल्म वालों ने डिक्लेयर कर दिया, फिल्मों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंपा, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि तुर्कस्तान में या अजरबैजान में हम आज तक फिल्मों का शूटिंग करते रहे, आगे नहीं करेंगे। तो इन लोगों के भारत सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया, ना इन सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इनको कुछ कहा नहीं कि ऐसे माहौल में आपको क्या करना चाहिए। जो समझाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे जो नागरिक होते हैं वही राष्ट्रवादी होते हैं। बाकी कोई उसमें आइडियोलॉजी नहीं होती, रिलीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस देश से और इस देश के भविष्य से अगर अपनी जिंदगी और अपना भविष्य निगड़ित है, जोड़ा हुआ है, तो हर चीज सरकार करेगी, इस पर निर्भर न रहना गलत होता है। और जो माहौल समझ सकता है, वो अपने आप निर्णय करता है। और इसीलिए इसीलिए माहौल क्या है, वो समझाना जरूरी होता है, माहौल समझने में मदद करना जरूरी होता है। और इसीलिए जो पॉलिटिकल सोशल एनालिसिस करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है। लेफ्ट जीतता है या हिंदुत्व जीतता है, ये बाद की बात है। अगर इंडिया रहेगा, भारत रहेगा, तो हिंदुत्व रहेगा, लेफ्ट रहेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ईरान हो या पाकिस्तान हो, यहां ये आइडियोलॉजी क्यों नहीं है? वहां तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में ना कोई लिबरल है, ना कोई लेफ्ट है। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान नाम का कोई वजूद है ही नहीं, ईरान नाम का कोई वजूद है ही नहीं, बस इस्लाम का वजूद है। और इस्लाम के आगे दूसरी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, दूसरी कोई सोच नहीं होती। इस ढंग के जो थिंकिंग सत्ता में आ जाती है तो उसके लिए वो डेंजरस होती है। आज आज जो कोई माहौल समझता है वो तय करता है कि ये लड़ाई देश को जिताने की है, और देश को जिताना मतलब देश की जो सोच है हजारों सालों की। तो इसलिए मैं मानता हूं कि यह समझाना जरूरी है कि पाकिस्तान में हुआ क्या। अगर पाकिस्तान नहीं बताएगा तो अलग अलग कोने से जो खबरें आती है वो ढूंढकर समझनी पड़ती है। हमने देखा जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा हो गई, और घोषणा बनी प्रिंसिपली एग्रीड, यानी क्या भाई अभी रुकते हैं थोड़ा, तो गालियां देना शुरू हो गया। अभी के अभी कश्मीर ले सकते थे, ये ले सकते थे, पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे। ये जो मेंटालिटी होते है ना, उसका क्या होता है, जब बुरी तरह से पाकिस्तान मार खा रहा था उस वक्त ऐसी ही वहां की पाकिस्तान की मर्दानगी वाली जो मेंटेलिटी थी वो मार खा रही थी एक्चुअली उनकी सेना, और जश्न मनाया जा रहा था हम जीत गए। क्योंकि ऐसे लोगों को सच से सामना नहीं करने आता, ना वो सच का सामना करना चाहते, वो खुश रहना चाहते। वो मुझे याद नहीं, कोई ज्वेल थी या ऐसा कोई फिल्म थी, उसमें गाना था, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तो इनकी बात ऐसी होती है, उनको झूठ भी हो लेकिन उनको खुश करने वाली कोई खबर सुना दो और लोग खुश हो जाते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे विपक्ष ऐसे, उनको मोदी हारता है ये आइडिया बहुत पसंद है, तो मोदी जीत भी जाए तो मोदी हारा है ये बताने वाली खबरें वो सुनना चाहते। राहुल गांधी हो, संजय राउत, उद्धव ठाकरे हो, ये ऐसे लोग हैं। हारते तो वही है, लेकिन कुछ समय के लिए मोदी हार गया ये खुशी उनके असली हार से भी उनको खुश कर देती है। तो कहने का मतलब ये कि माहौल क्या है, पाकिस्तान की हालत क्या है। हमने ऐसा सबक सिखाया, इंडिया को करारा जवाब दिया, ये बातें कर रहे थे, लेकिन असलियत में पाकिस्तान की कमर टूट गई है। और जब कमर टूट जाती है और सच्चाई सामने आने लगती है, तो हमने देखा हरियाणा के चुनाव के बाद क्या हो गया, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या हो गया, दिल्ली के चुनाव के बाद क्या हो गया। वही जो बीजेपी को हराने के लिए कस्में खाते थे, एक साथ आने की कस्में खाते थे, वो एक दूसरे पर टूट पड़े। हरियाणा में कांग्रेस की हार हो गई। किस पर आरोप लगाए कांग्रेस ने? आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, उन्होंने ब्लेम किसको किया? कांग्रेस को, कि कांग्रेस ही बीजेपी की दिल्ली में बी टीम है। और हरियाणा में हार हुई तो वही कांग्रेस क्या बोल रही थी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में बीजेपी की बी टीम है। अरे साथ साथ तो तुम थे, तो एक दूसरे को कम से कम समझ लेते। नहीं, एक दूसरे को समझना नहीं है, एक दूसरे के साथ जाना नहीं है, और साथ रहकर अगर एक दूसरे के साथ दगाबाजी करोगे तो इसी एकजुट का कोई भी फायदा नहीं होता। आपको हराने की बीजेपी को जरूरत भी नहीं होती, उसी ढंग से पाकिस्तान को भी हराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा दी थी एक है तो सेफ है। उसका परिणाम हरियाणा में आया, महाराष्ट्र में आया, दिल्ली में आया। तो ये बात समझना जरूरी है। क्या पाकिस्तान आज भी एकजुट है? हमारा दुश्मन हो बात अलग है, लेकिन भारत एकजुट होता है ऐसे समय में। क्या उसी ढंग से पाकिस्तान एकजुट हो सकता है? लड़ाई सिर्फ सेना नहीं लड़ती, फौज नहीं लड़ती, फौज के पीछे जो पूरा देश खड़ा हो जाता है, पूरी आम जनता खड़ी हो जाती है,
बहुसंख्यक आम जनता इकट्ठी हो जाती है, उस प्रयास में अपना अपना हिस्सा योगदान उठा लेती है, योगदान दे देती है, तब जाके लड़ाई हो या चुनाव हो, जीते जाएंगे। अगर मुझे टिकट मिलता है तो ही पार्टी की तरफ से लड़ूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा, पार्टी हार जाए कोई परवाह नहीं। ये बात समझना जरूरी है। जीत गए तो हमारे जीत गए, हार गए तो तू साला नालायक है, ये जो सोचने का तरीका होता है उसका ही मतलब पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे की जान पर पड़े हैं, एक दूसरे को मरवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का एक बड़ा जमावड़ा 24 करोड़ का, उसको पाकिस्तान बोलते हैं। और इसलिए एक तरफा भारत के ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत बलूची कर रहे हैं, पख्तून पख्तून के जो क्या बोलते हैं उसको, खैबर पख्तून के लोग भारत का समर्थन कर रहे हैं, और बाकी का पाकिस्तान भारत को हराने की बात कर रहा है। कैसे होगा दोस्तों? तो आज ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि इसका परिणाम, पहले 4 दिन अपने जीत का जश्न करने वाला पाकिस्तान अब एक दूसरे पर उंगली उठाने लगा है, और सिर्फ उंगली तक बात नहीं रुकी है, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए पाकिस्तान के फौज के अधिकारी और पॉलिटिशियंस भी। जीत रहे तो हम जीत रहे थे, लेकिन हार गए तो तेरे कारण हार गए, और एक दूसरे पर गोली तक चलाने की शुरुआत हो गई है, ऐसा हमने सुना है, सच पता नहीं, लेकिन अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का अगर नुकसान कहां हुआ है, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी कि हम भाई परमाणु पावर है, हम एटम पावर है, तो भारत कितना बड़ा है, भारत की सेना कितनी बड़ी है, भारत के पास हवाई जहाज या समुद्र बेड़े कितने, उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास परमाणु हथियार है। ये जो धमकियां पाकिस्तान दे रहा था, उस धमकी की हवा निकल गई है, क्योंकि 10 तारीख को जिस ढंग से उनके 9 एयरफील्ड ध्वस्त किए गए, उसमें नूर खान जो रावलपिंडी के पास है, सरगोदा के पास है, उस पर जो हमला हुआ, उसके बाद किरना पहाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है, और क्या गड़बड़ हो गई है उसका पता नहीं, लेकिन वहां से परमाणु रेडिएशन शुरू हो गए, ये दुनिया को शक है, दुनिया को शक है। तो उसका पूरा कमांड सिस्टम सरगोदा में था, और सरगोदा पाकिस्तान का एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, वहां की डिफेंस सिस्टम गई है, वहां की रडार सिस्टम गई है, वहां की जो रनवे है वो खराब हुआ है। और उसके बाद, ये तो आपने सुना है, मैंने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन एक खबर सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी आई कि सरगोदा का जो चीफ कमांडर था, उसकी पूरी व्यवस्था का जो पूरा मैनेजमेंट करने वाला था, कोई जनरल या स्क्वाड्रन लीडर सैफुल्ला नाम का था, वो मारा गया है, या उसने खुद सुसाइड की है, खुदकुशी की है, ये खबरें आ रही है, साफ साफ नहीं आई है। लेकिन जो सरगोदा का पूरा मैनेजमेंट करता था, जिसकी उसकी जिम्मेदारी थी, वो मर गया या मारा गया। अब ऐसे कोई जब मिसाइल आते हैं, उससे तो एक इंसान नहीं मरता, और मरेगा तो उसके बदन के चिथड़े उड़ जाएंगे, वो एक पूरा का पूरा डेड बॉडी करके नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक इंसान की डेड बॉडी मिलती है, उसके बाजू में पिस्तौल पड़ी मिलती है, और उसके आंख के बाजू बाजू में, सर में अगर गोली चलाने के निशान मिलते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, तो या तो वो खुदकुशी है, या तो उसको गोली दागकर मारा गया है। अगर खुदकुशी है तो उसको जबरदस्ती भी की जा सकती है, भाई खुदकुशी कर ले, नहीं तो हम गोली चलाएंगे, और उसने गोली चलाई है, या तो उस पर गोली चलाकर उसको मारा गया है।
अब इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है वो समझना जरूरी है कि अगर ये जिंदा रहकर वहां जो खामियां थी, जो गलतियां थी, उस पर बोल गया, उसकी इंक्वायरी लग गई, तो वो सच्ची बातें बोल सकता है, और बोलेगा तो पूरी पाकिस्तान की आर्मी की जो झूठी बातें हैं वो सामने आ सकती है, पर्दा खुल सकता है। उसके पहले उसका मुंह बंद करो या तो उसको ही मार डालो। इसलिए जो कोई सैफुल्ला नाम का है उसको मारा भी गया होगा, या तो उसको चॉइस दिया होगा तू अपनी अपनी खुदकुशी कर ले, नहीं तो तुझे मार देंगे। अगर उसके सर में एक छेद है, गोली वहां से लगी है, ऐसा छेद है, ऐसी खबरें जो है वो देखकर एक बात समझ में आती है कि अगर उसको मारा जाएगा, उस पर पूरा ब्लेम डालकर, आरोप डालकर उसको मारा जाएगा, तो उससे मायने क्या निकलता है कि पाकिस्तान की पूरी आर्मी जो है उसमें जो कुछ 30-35 बड़े अधिकारी है, जिनके पास कुछ ना कुछ लेवल के अधिकार है, कोर्स कमांडर होगा, कोर कमांडर होगा, फील्ड कमांडर होगा, ऐसे जो लोग हैं उनका एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है। तो बड़े हथियारों का जखीरा लेकर जो बंकर में बैठा हुआ उनका जनरल असीम मुनीर है, उसका भी उसको सुरक्षित मानने वाले कमांडो पर भरोसा नहीं हो सकता। अपने जो साथी है जिनके साथ वो यूनिफॉर्म में दिखाई देता, उन पर भी मुनीर का भरोसा नहीं होगा, और मुनीर पर उसके साथियों का भरोसा नहीं बचा। तो ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 4 दिन में भारत ने क्या हासिल किया, इसका ये बड़ा जवाब हो सकता है कि अब उनके मन में शक पैदा हो गया है। एक बात तो साफ हो गई है, जो खबरें आ रही है उसके बाद पाकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी देने के लायक बचा नहीं है, बचा नहीं है। वो अब हमारे पास परमाणु हथियार है, वो शोकेस के लिए नहीं रखे, ऐसी बातें करने वाले हैं, उनकी बोलती 4 दिनों में बंद हो गई है। अब वो परमाणु हथियारों की धमकी दे ही नहीं सकते। इनको जो जख्म दिए वो जख्म उस लेवल के हैं। क्या आपके पास हथियार है, लेकिन वो परमाणु हथियार क्या आज भी एक्टिव है, क्या आज भी काम आ सकते हैं, या उसका भंगार हो गया? हमें ये समझना बहुत जरूरी है। और जो कोई ये सैफुल्ला नाम का जनरल या कमांडर कौन था, उसकी डेड बॉडी की जो खबर आई है वो दिमाग चकराने वाली है। क्या इसको मारा गया या उसने खुदकुशी की है? और उसके साथ पाकिस्तान की जो खामियां हैं, फौज में जो खामियां हैं, परमाणु हथियार चलाने के बारे में भी या बनाने के बारे में भी जो खामियां हैं, वो उसके साथ दफन करने के लिए उसको मारा गया, या उनने उसने खुदकुशी की है। एक बात साफ है दोस्तों, अभी हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेपोलियन नाम का जो बड़ा दुनिया का फेमस सेनापति माना जाता है, उसने एक बात कही है कि अगर दुश्मन खुदकुशी करने जा रहा है तो उसमें इंटरवेन मत करो, हस्तक्षेप मत करो। मोदी जी ने बिल्कुल वही किया है, क्योंकि मोदी जी जितने पॉलिटिशियन है उतने ही स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, और उनके पास डोवाल हो, अमित शाह हो, ऐसे एक से एक बढ़कर 100-150 लोग हैं कि जो अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और वो स्ट्रेटेजी रणनीति अमल में ला सकते हैं। अगर मेरे जैसे एक आम पत्रकार को ये बातें समझ में आती है, तो जो देश चलाने बैठे हैं उनको तो ज्यादा समझ में आती है कि भाई पाकिस्तान खुदकुशी के रास्ते पर निकल पड़ा है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको आत्महत्या के लिए बधाई देनी चाहिए। और हो चुका, हार रहे थे, मार खा रहे थे और जश्न मना रहे थे,
तो एक बात माहौल क्या है ये समझाने की ये है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कोई डिसीजन मेकर है, वो अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो हमें वो उनका काम करने के लिए, जो हमारे भलाई का काम है वो करने के लिए, उनको थोड़ा पॉज देना चाहिए, उनको थोड़ा टाइम प्लीज देना चाहिए। भाई ले लो अपना टाइम, जितना हो सके एक दूसरे को मार दो, एक दूसरे का खून बहाओ। हाँ, हम आपके मुर्दे उठाने के लिए बाद में आ जाएंगे। यही आज ऑपरेशन सिंदूर रोकने के पीछे की नीति है, क्योंकि अब पाकिस्तान में ना कि सिर्फ राजकीय नेता बल्कि फौजी नेता भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोस्तों, मैं अभी यही रुकता हूं, आगे फिर से बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।